नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। राहुल गांधी ने हाल ही में कोल्हापुर के दौरे के दौरान एक दलित परिवार के रसोई में समय बिताया। उन्होंने खुद वहां भोजन बनाया और खाया, जिससे यह संदेश दिया कि कांग्रेस दलित समुदाय के साथ खड़ी है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय मसाले और पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया और दलित परिवार के साथ बातचीत भी की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और अन्य नेताओं ने इस दौरे को एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिसका उद्देश्य दलित समुदाय को सशक्त बनाना और उनकी समस्याओं को सामने लाना है। राहुल गांधी का यह दौरा मुंबई और महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुल 90 सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी 5 विधायकों को नामांकित करेंगे, जिससे विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 95 हो जाएगी। चूंकि बहुमत के लिए कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा समर्थन चाहिए होता है, इसलिए 95 का आधा 47.5 होता है, जो कि 47.5 होता है। 48 विधायकों का समर्थन होना अनिवार्य बनाता है। नामांकित विधायकों को भी चुने गए विधायकों की तरह वोटिंग में हिस्सा लेने की अनुमति है, इसलिए किसी भी पार्टी के लिए बहुमत हासिल करने में इन 5 नामांकित विधायकों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अभी के एग्जिट पोल्स के अनुसार कोई भी पार्टी अकेले 48 सीटें हासिल नहीं कर पा रही है, इसलिए गठबंधन या नामांकित विधायकों का समर्थन आवश्यक होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह समूह ने इजरायल के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। सोमवार सुबह हिजबुल्लाह ने हाइफा के पास एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, जिसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हमला पिछले 24 घंटों में तीसरी बार है जब क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई हुई है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उनके हमले में 10 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं। लेबनान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हमले कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में स्थिति और गंभीर हो रही है। हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है, जिससे पार्टी में उत्साह है। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने एग्जिट पोल्स के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह नतीजे दर्शाते हैं कि हरियाणा की जनता ने भाजपा सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार को नकार दिया है। सैलजा ने कांग्रेस के पक्ष में जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर राज्य में बेरोजगारी, कृषि संकट और विकास के मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। उनका कहना था कि एग्जिट पोल्स जनता के मूड का सही अंदाजा देते हैं और वे पूरी उम्मीद करती हैं कि अंतिम नतीजे भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के पीछे इजरायल के शामिल होने के आरोप लग रहे थे, लेकिन इजरायल पहले इस पर चुप रहा। हाल में जो जानकारी सामने आई है, उससे पता चलता है कि इजरायल ने इन हमलों के लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पेजर 2022 में इजरायल में निर्मित किए गए थे और हमलों की योजना 2015 से ही बनाई जा रही थी। इसका मतलब है कि इजरायल ने लंबे समय तक इस हमले की तैयारी की, जो इस बात को संकेत करता है कि यह कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। इस खुलासे ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, क्योंकि इससे यह सवाल उठता है कि क्षेत्र में सुरक्षा और राजनीति पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं।
यह भी संभावना है कि इस जानकारी के सामने आने के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत में बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली गैंगस्टरों का अड्डा बन चुकी है, जहां दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी सरकार के विकास कार्यों को रोकने में लगी हुई है। उनके मुताबिक अपराधों में बढ़ोतरी के लिए बीजेपी की नीतियां जिम्मेदार हैं और वे दिल्ली वासियों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही हैं। उनका यह बयान चुनावी माहौल में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थन को और मजबूत करने की कोशिश है। केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इस स्थिति से लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हाल ही में नए गद्दी पर बैठे हाशेम सफीउद्दीन की मौत का इजरायली सेना ने दावा किया है। ये दावा इजराइल ने कुछ ही दिन पहले कर दिया था। हिजबुल्लाह की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि उन्होंने एक बयान जारी कर जरूर कहा कि उनका संपर्क हाशेम सफीउद्दीन से नहीं हो पा रहा है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल ने सफीउद्दीन को भी संभवतः मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि अब हिजबुल्लाह का नया चीफ किसे बनाया जाएगा। नए प्रमुख के संभावित नामों में इब्राहिम अमीन अल सैयद का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। इसलिए जानेंगे कि कौन है इब्राहिम अमीन अल सैयद, जो हिजबुल्लाह का नया चीफ बन सकता है। उत्तर प्रदेश के बागपत में डीएम साहब एक कार्यक्रम में गए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी टेबल पर रखी पानी की बोतल का नाम पढ़ा, वो चौंक गए। बोतल का नाम कुछ ऐसा था कि इसे देखकर उनका माथा ठनका। फिर क्या था, उन्होंने तुरंत अफसरों को बुलाकर इस मामले में एक्शन लेने का आदेश दे दिया। ये घटना दर्शाती है कि डीएम साहब कितनी सतर्कता से काम कर रहे हैं और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ये खबर अब चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि इससे प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता का महत्व सामने आया है। आरएसएस की गोवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष के एक बयान ने गोवा में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। आरएसएस लीडर सुभाष वेलिंगकर के गोवा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित पादरी फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों के डीएनए परीक्षण की बात पर पूरे राज्य में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए सुभाष वेलिंगकर के खिलाफ पूरे गोवा में करीब 6 शिकायतें दर्ज हैं। इस बीच मामले पर लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर गोवा में धार्मिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया है। राहुल ने आरएसएस नेता सुभाष वेलिंगकर के सेंट फ्रांसिस जेवियर पर दिए बयान पर आपत्ति जताई है। सेंट फ्रांसिस जेवियर को गोवा का रक्षक कहा जाता है। मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये 47 साल पुराना वीडियो। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये 47 साल पुराना वीडियो फिर से वायरल हो गया है। हाल के दिनों में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 1 साल से चल रहे युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ रहा है। फिलिस्तीन पर इजरायली सेना लगातार एक दूसरे पर हमले कर रही है। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 1987 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली में दिया गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ था। ये वीडियो आज भी इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है, जिसमें वह कहते हैं कि अरबों की जिस जमीन पर इजरायल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करनी होगी। आरएसएस की गोवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष के एक बयान ने गोवा में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। आरएसएस लीडर सुभाष वेलिंगकर के गोवा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित पादरी फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों के डीएनए परीक्षण की बात पर पूरे राज्य में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था।
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए सुभाष वेलिंगकर के खिलाफ पूरे गोवा में करीब 6 शिकायतें दर्ज हैं। इस बीच मामले पर लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर गोवा में धार्मिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया है। राहुल ने आरएसएस नेता सुभाष वेलिंगकर के सेंट फ्रांसिस जेवियर पर दिए बयान पर आपत्ति जताई है। सेंट फ्रांसिस जेवियर को गोवा का रक्षक कहा जाता है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान में कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उनके इस बयान पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी का कहना है कि भाजपा और आरएसएस असल में हिंदुओं के लिए खतरा बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये संगठन हिंदू समाज में विभाजन और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। इस पर बहस तेज हो गई है और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस मुद्दे पर पूरी जानकारी और बहस के लिए वीडियो देखने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के इस मौसम में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार हिंदू देवताओं का अपमान सहन नहीं करेगी। उनके इस बयान ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को उजागर किया है। योगी का कहना है कि सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगी और किसी को भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में जमानत दे दी है। लालू यादव पर यह आरोप था कि उन्होंने नौकरी देने के लिए जमीन ली थी, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। यह फैसला उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी जीत है और इससे उनकी राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि क्या लालू और उनके बेटे इस जमानत का इस्तेमाल अपने राजनीतिक सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए करेंगे। अब बात बंगाल में बेटी से हुई हैवानियत की, जिस पर दक्षिण 24 परगना का जयनगर इलाका सुलग उठा है। यहां 10 साल की एक मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने को फूंक दिया और जमकर तोड़फोड़ की। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद बेटियों की सुरक्षा को लेकर हुए बवाल के बाद भी लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। यति नरसिंहानंद, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, भारी बवाल के बीच अदालत पहुंचे। कोर्ट में पहुंचते ही उन्होंने अपने हाथों में मुकदमे से जुड़े कागजात लिए हुए थे और इस मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें किसी वकील की जरूरत नहीं है। उनका यह बयान उस समय आया जब उनके खिलाफ सामाजिक और धार्मिक समूहों द्वारा तीव्र विरोध किया जा रहा था। यति नरसिंहानंद ने अपनी बात को खुलकर रखते हुए कहा कि वह खुद अपनी रक्षा करेंगे और उन्हें किसी भी कानूनी मदद की आवश्यकता नहीं है। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती पेश करती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि क्या ऐसे बयानों के लिए कोई जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनका यह कदम और इस पर उनका आत्मविश्वास दर्शाता है कि वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए तैयार हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर आज सुबह ईडी की रेड पड़ी है, जिसको लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी जी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। मनीष सिसोदिया ने ईडी की रेड की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी के घर ईडी वाले रेड कर रहे हैं। भारत और मालदीव के संबंधों में अब सुधार की उम्मीद की जा सकती है। मालदीव में सरकार बदलने के बाद मोहम्मद मुइज्जू का भारत विरोधी चेहरा सामने आया था, जबकि इसके इतर भारत के धुर विरोधी चीन के साथ उनकी नज़दीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू रविवार से भारत की यात्रा पर हैं। यह उनकी पहली राजकीय यात्रा है। मुइज्जू ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले मुइज्जू ने चीन के साथ मालदीव के बढ़ते संबंधों पर भारत की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मालदीव दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि उसके किसी भी कदम से क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को कोई नुकसान न पहुंचे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इन तैयारियों को और गति देने एवं योजनाओं की समीक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को संगम नगरी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि जनवरी-फरवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान यहां मांस और मदिरा, शराब की बिक्री नहीं होगी। वैसे तो लालू यादव को रेल मंत्रालय छोड़े 15 साल से ज्यादा हो गया, मगर अब भी रेलवे की मोहमाया से खुद को अलग नहीं कर पाए। आरआरसीटीसी घोटाले और नौकरी के बदले जमीन घोटाले की दाग उनकी दामन पर है। इन सब के बीच रेलवे की घाटे को लेकर लालू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने किराया और प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ाया, स्टेशन बेचे और जनरल बोगियां घटा दी। उन्होंने रेल सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की और कहा कि सरकार की नीतियों के बावजूद रेलवे घाटे में है। एएपी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए मुफ्त की रेवड़ियों के मुद्दे पर जोरदार बयान दिया। केजरीवाल ने कहा, मैं तो हलवाई हूं और मैं जानता हूं कि दी हुई चीजों से रेवड़ियां कैसे बनाई जाती है। इस बयान के जरिए उन्होंने अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और यह जताने की कोशिश की कि उनका काम लोगों को मुफ्त सुविधाएं देकर उनकी मदद करना है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि मुफ्त की योजनाओं का राजनीतिकरण करने के बजाय उन्हें उन लाभों को देखना चाहिए जो आम जनता को मिल रहे हैं। उनके इस बयान ने भीड़ में उत्साह पैदा किया और एक बार फिर से उनकी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने का एक प्रयास किया। यह जनसभा न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि केजरीवाल का यह हलवाई वाला जुमला भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। उनके बयान ने एक बार फिर दिखा दिया कि वे विपक्ष को चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार हैं और अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी अखाड़े में जोरदार मुठभेड़ चल रही है और 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स ने तो पहले ही माहौल बना दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जादुई आंकड़े के करीब दिखाया जा रहा है, यानी उनके हाथ में सत्ता की चाबी लगती नजर आ रही है। अब यहाँ पीडीपी भी गेम में कूद पड़ी है और उनकी चालें देखकर लगता है कि वो किंग मेकर बनने की पूरी तैयारी में है। अगर पीडीपी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थाम लेती है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। कुल मिलाकर जमकर सियासी तड़का लगने वाला है। देवरिया गर्ल्स केस में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को सख्त करते हुए ताबड़तोड़ एक्शन का आदेश दे दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों की अच्छी खासी धुलाई कर दी है ताकि किसी को भी कानून का मजाक बनाने की हिम्मत न हो। वहीं तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले पर पुलिस की पैनी नजर है और हर एक आरोपी को सजा दिलाने की तैयारी की जा रही है। कानून के शिकंजे में अब कोई बच नहीं सकता। योगी सरकार की नीयत एकदम साफ है। जो बेटियों के साथ गलत करेगा वो बचेगा नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार गुस्से का ऐसा तड़का लगाया कि सोशल मीडिया पर टहलका मच गया है। एआईएमआईएम के चीफ ने सीधे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर हमला बोलते हुए गाजा पट्टी पर बमबारी की जमकर निंदा की। ओवैसी साहब का अंदाज तो देखो। उन्होंने भारत के पीएम मोदी से खास अपील कर डाली कि भाई कुछ करो, ये बमबारी रुकवाओ। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसा इंसाफ है जहां बेगुनाह लोग, मासूम बच्चे और परिवार बेघर हो रहे हैं। वो बोले, क्या इंसानियत यही है? क्या हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे? और मोदी जी से कहा कि अब वक्त है सामने आकर इजरायल की निंदा करने का।
उनकी ये बात इतनी जोर से वायरल हुई कि लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, ओवैसी का ये अंदाज वाकई फायर ब्रांड है। नेतन्याहू को तो जवाब देना ही पड़ेगा।